अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन केस चैप्टर के नाम थोड़ा सा आगे पीछे हों तो वो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मुझे जो याद था मैंने उस हिसाब से लिखे हुए हैं, लेकिन नंबर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस पर नंबर बिल्कुल ठीक होगा। मेरे पास नोट्स में वो चैप्टर के नाम नहीं लिखे हुए थे ऊपर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैं पहले बता दूं, चैप्टर 15 से आगे जो अब आएंगे लेक्चर, इवन चैप्टर 15 जो है, इन पे मेरी ग्रिप कोई 100% नहीं है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर तैयार करना पड़ा था और वो मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें कर भी ली थी कवर। इसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज कर ली हैं, कवर की हैं, यानी कि मैं अपनी कोशिश, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें, कुछ कमी कोताहियाँ रह सकती हैं, तो मैं उसके लिए ऑनेस्ट रहना चाहूँगा आप लोगों के साथ। यानी कि मैं कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में। मतलब मेरी नॉलेज में है जो चीज़ें हैं, जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितना मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से आपके साथ अपने पॉइंट्स जो हैं, चीज़ें जो हैं शेयर कर रहा हूँ। वो उस हिसाब से ही लेक्चर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि गलतियाँ मुझसे भी हो रही होंगी, मे बी हुई हों प्रीवियस वीडियोज़ में भी या आने वाली वीडियोज़ में भी हों, तो उसके लिए एडवांस में माज़रत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो करंट जो है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है। दोनों ही हैं इस चैप्टर के। आई थिंक शुरू के 1-2 टॉपिक्स में ही आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे जनरेट होता है कि जब किसी ना कोई कॉइल, मूविंग कॉइल जो होती है, वायर या वायर की जो कॉइल है, जब उसे मैग्नेट के करीब लेके आते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है ना फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इस लिहाज से जब मैग्नेटिक फील्ड की मदद से भी करंट जनरेट होता है। वैसे तो सिंपल है केस सिनेरियो कि यानी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसका वाइस वर्सा केस भी है। यानी कि दोनों केसेस में अगर पूछ लिया MCQs में कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो उसमें हो सकता है कि करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स करंट, बोथ ए एंड बी या डी, नन ऑफ दिस। तो इस हिसाब से आप लोगों ने अपने आप को एक्टिव रखना है, माइंड को, कि दोनों केसेस हैं। यहाँ पे वाइस वर्सा केस चलता है। फेराडे जो साइंटिस्ट था, फ्रांस का था, और हेनरी USA का था। वैसे तो ये ई कैट के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन FSC के एग्ज़ाम्स में शायद कहीं आ जाएँ, या NET के एग्ज़ाम में आ जाए। ई कैट में शायद ना आए, लेकिन किसी और टेस्ट पेपर में आ ज़रूर सकते हैं, ये पता होना चाहिए ज़रूर। Current cannot flow through coil until field not present in it। एक मिनट, मैंने ना पॉइंटर सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, तो वो सिलेक्ट करना है। इन केस कोई चीज़ हाईलाइट करनी पड़ जाती है, एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू कोयल अंटिल फील्ड नॉट प्रेजेंट इन इट। जब तक फील्ड नहीं होगी, करंट किसी कोयल से पास नहीं कर सकता, फ्लो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडक्शन इज़ नॉन कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इंडक्शन की वजह से, वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। अच्छा जी। और हाँ, ये अगर इसके बारे में है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है इंडक्शन के केस में, ये आप इंटरनेट पे वैसे सर्च कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, जिसकी करंट में, सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है। वैसे इंटरनेट पे करके इसके बारे में ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेन इस वक्त इसमें यही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंडक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है उसे नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। व्हेन एन साइड ऑफ अ मैग्नेटिक इज ब्रॉट नियर टू अ कॉइल कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर, कॉइल डायरेक्शन of current in coil becomes clockwise. When we take it away from coil, then act as direction become anti-clockwise। तो पता होना चाहिए, जब करीब लेके जाएंगे clockwise डायरेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर की, और जब दूर लेके जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। Induced EMF depends upon rate of change of electric flux, not depend upon current area or resistance। तो induced EMF डिपेंड करती है rate of change of flux। ये उसका फार्मूला है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू n डेल, इस साइन का मुझे नाम नहीं याद, फाई कह देते हैं इसे, अभी के लिए फाई कह रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली मुझे इस वक्त माइंड में नहीं है कि इस साइन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की हुई है IR, और उस तरह एक रिलेशन हमारे पास बन गया जो कि हमें शो कर रहा है यहाँ पे ना। ये जो आया हुआ है ना IR, मैं फिर से बता दूँ, इन केस अगर आप लोग बोल रहे हो तो एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है IR के। तो यहाँ पे पुट कर दिया है। नेक्स्ट में क्या किया हुआ है, अब हमें पता है कि I किसके इक्वल होता है,
इस वक्त मैं फिर से बता दूं कि इस वक्त आपका ना डेरिवेशंस करना पर्पस नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशंस पता होना चाहिए। डेरिवेशन ठीक है, कुछ की हुई है आपके सामने, कुछ की नहीं की हुई होगी, तो आपका मेन पर्पस जो है सिर्फ रिलेशंस देखना है, आपको इन डेरिवेशंस में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर एफएससी के एग्ज़ाम में हो तो फिर तो काम की हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप उसे एक्सपेंड करके लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स के चांस होते हैं। लेकिन जो आपका ई कैट के हवाले से आपको डेरिवेशन में जाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है कि चेंज इन चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो हमेशा उसे अपोज कर रही होती है जिस वजह से पैदा हुई है। वैसे एक लिहाज में उर्दू एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब उर्दू ही बता रहा हूँ उस लॉ की। लेंज़स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज लूप्स नॉट ओपन लूप्स व्हेन एन पोल ऑफ अ मैग्नेट ब्रिंग टुवर्ड्स कॉइल, यानी कि एक कॉइल है, इसके करीब आप किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन होगा ग्रेविटेशनल, यानी जी से ए की वैल्यू जी से लेस होगी। व्हेन वी मूव एन पोल ऑफ मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल, पहले हम इस तरफ जा रहे थे, अगर इसे मैं कॉइल कह दूं, अब हम इस तरफ जा रहे हैं मैग्नेट को लेके, कॉइल को मूव नहीं करवा रहे, मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट भी इंड्यूस होगा, लेकिन अब ए जो है वो इक्वल टू होगा जी के। पोलैरिटी रिक्वायर्ड टू कीप फील्ड कंजर्वेटिव, जो फील्ड को कंजर्वेटिव रखने के लिए पोलैरिटी रिक्वायर्ड होगी। मोशनल ईएमएफ का जो मेरे पास था ना वो नोट्स में पेज, तो उस पेज के ऊपर आई थिंक कोई ऑयल शॉयल गिर गया था, जिस वजह से मेरे काफ़ी सारे रजिस्टर के पेज ख़राब हुए, तो उसमें से एक ये भी था, जिस वजह से ये टॉपिक इस वक्त इंक्लूड नहीं किया, तो आपको ये बुक से खुद देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इफ़ ohmic resistance of the conductor is increased will it be easier or difficult to pull the conductor, क्या फ़र्क पड़ेगा, डिफ़िकल्ट होगा ईजी होगा, फर्स्ट डिफ़िकल्ट देन ईजी, देन यहाँ पे दूसरा आएगा आई थिंक ए वाला नो इफ़ेक्ट। तो क्या है ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन जो है ईजियर है, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। अब कैसे ठीक है, इजी कैसे हो जाएगा, अगर ओहमिक रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये है उसका रिलेशन फोर्स इक्वल टू आई एल बी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम होगा, जैसे ये लिखा हुआ है करंट डिक्रीजेज व्हेन आर इंक्रीजेज। जब करंट कम होगा तो फोर्स भी कम रिक्वायर्ड होगी उसे पुल करने के लिए। तो इसीलिए जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ईजियर होगा उसे पुल करना कंडक्टर को, बानिस्बत इस केस में कि जब रेजिस्टेंस कम हो या करंट जब बढ़ रहा हो। ये कुछ और रिलेशंस हैं एप्सिलॉन का वोल्टेज के साथ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और उसके बाद लेंथ के साथ। ये रेशियो सिर्फ आपको वैसे माइंड में होनी चाहिए, अगर एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ ली जाए तब भी, या अगर आपको ईएमएफ की दो वैल्यूज़ दे के, एक वोल्टेज की वैल्यू दे के पूछ ले कि दूसरी वैल्यू वोल्टेज की क्या होगी, तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। इफ़ अ कंडक्टर मूव्स पैरेलल टू द फील्ड, अगर जैसे मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास समझ लें एक रॉड है, कंडक्टर है, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह अगर वो इसके पैरेलल मूव कर रहा होगा तो उसमें कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा होगा, उसमें कोई ईएमएफ नहीं होगी, उसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा। ये कब होगा, जब वो उसके अंदर या उसकी तरफ, जब इसको हम इस तरह करके इसके नज़दीक लेके आएंगे, इससे दूर लेके जाएंगे, तब ही उसमें उसकी मूवमेंट, उसमें जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी, उसका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। The EMF induced by motion of a conductor across a magnetic field, एक मैग्नेटिक फील्ड में जो EMF इंड्यूस होती है कंडक्टर की मोशन की वजह से, उससे हम कहते हैं मोशनल EMF। जैसे मैंने कहा था कि बुक से देख लीजिएगा, पिक शिक वाला काम, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ चीज़ें आपको इसकी बुक से ही पता चलेगी। बैक EMF, मोशनल EMF एंड इंड्यूस्ड EMF आर सेम, इन ये तीनों ही EMF के नाम हैं डिफरेंट। तो अगर पेपर में आ जाता है कि बैक ईएमएफ या फिर ये डेफिनेशन दे के पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस करेंगे। बैक ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ तीनों सेम चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही चीज़ के तीन डिफरेंट नाम हैं।
उसके बाद है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का भी ऐसे ही है, जो इसकी फिगर है आप वो बुक से देख लेंगे। कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बट मैग्नेटिकली लिंक्ड। जो उसकी कॉइल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकली तो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, एक फासले पे होती हैं, या कह दें कि कोई उनका डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिकली वो लिंक्ड होती हैं। जैसे ट्रांसफार्मर के केस में भी यही है। आई थिंक ट्रांसफार्मर भी इसी चैप्टर में आएगा एंड पे। टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर किसके इक्वल होता है? T इक्वल टू एल आर। यहाँ पे L क्या है? इंडक्टेंस है, और R जो है रेजिस्टेंस है। वैसे इस या तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, या इसके अलावा फार्मूला अगर नहीं तो वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि आपको इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है, तो वो कहता है कि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बता दें, या किसी भी इंडक्टर के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बता दें, तो आप इसकी मदद से बता सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से। मोमेंटम इन इलेक्ट्रिसिटी के केस में मोमेंटम के लिए फार्मूला यूज़ होता है P इक्वल टू एल आई। वैसे इसे P भी लिखते हैं बाज़ दफ़ा, इस P की जगह पे ये फ्लक्स का जो सिंबल है वो भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो है क्या यहाँ पे L और I क्या है? ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं लीनियर मोमेंटम में, असल में लीनियर मोमेंटम का तो फार्मूला ये है ना, असल में नहीं, इवन लीनियर मोशन में जो है हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू एम वी है, ठीक है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के रिलेशन में बात कर रहे हैं, या समझ लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के स्कोप में बात कर रहे हैं, तो जो M है वो L के इक्वल होता है, या कह सकते हैं कि उसका इक्विवेलेंट क्वांटिटी है इंडक्टेंस। L जो है यहाँ पे इंडक्टेंस है, और I जो है वो वेलोसिटी का इक्विवेलेंट है, जो कि करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है, जहाँ पे M जो है वो आपकी म्यूचुअल इंडक्शन है, या इंडक्टेंस सिंपली भी कह सकते हैं। उसे इसी फार्मूले को रीअरेंज किया तो हमारे पास M का फार्मूला आ गया है, और M का यूनिट हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी इसका ही यूनिट है, और ये साथ मेंशन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर, ये भी यूनिट है। इससे आपकी डायमेंशन निकल सकती है। मैंने इसलिए साथ दिया हुआ है ब्रैकेट में कि अगर इनकेस डायमेंशन आप लोगों ने निकालनी हो। वैसे मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे यूनिट्स की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी बुक्स में यूनिट यूज़ होंगे ना, उनकी डायमेंशन मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर 1 के नोट्स में मेंशन की हुई है। मैंने वीडियो में शेयर की थी वो डायमेंशंस। अगर आप वैसे चाहते हो, पिक चाहते हो, तो आप मांग सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। डिपेंडेंस, क्लोजनेस ऑफ टू कॉइल्स, किस M जो है यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है किस पे डिपेंड करते हैं? क्लोजनेस ऑफ टू कॉइल्स, इंडक्टेंस, एरिया ऑफ कॉइल, नेचर ऑफ कॉइल, मटेरियल M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन कॉइल्स। सेल्फ इंडक्शन की भी फिगर आप बुक से ही करेंगे, यहाँ पे नहीं बनी हुई। व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर? किसी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब क्यों ज़ीरो होगी? उसकी रीज़न है बिकॉज वायर इज़ स्ट्रेट मींस नो टर्न्स। अब हमारे पास जो इंडक्टेंस का फार्मूला है वो नीचे वैसे लिखा हुआ है, ये है फार्मूला L इक्वल टू -N। अब ये साइन को मैंने फाई कहा हुआ है, तो फाई बाई आई है, तो आई एन जो है ना यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब नंबर ऑफ़ टर्न्स ही नहीं है, क्योंकि वायर तो स्ट्रेट है, जब वायर स्ट्रेट है नंबर ऑफ़ टर्न्स एन इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। जब एन ज़ीरो होगा तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस होगी ही नहीं, ज़ीरो होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, ये सिंपल फार्मूले हैं, वैसे ही देख लें। कैपेसिटर के केस में ये फार्मूलेज़ हैं, और इंडक्टर के केस में ये ऊपर वाले आपके पास गिवन है। डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में, यानी डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज़ किस चीज़ की दी हुई हैं। अगर एरिया दिया हुआ है, साथ करंट दिया हुआ है, ये आई है, एल ना समझ लीजिएगा इसे। और दूसरा कैपेसिटर के केस में 1 2 ये मतलब सिंपली वैल्यूज़ देख लीजिएगा सारे जो रिलेशंस हैं। उसके बाद है AC जनरेटर। इन केस ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रॉन मूव परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव करते हैं। इसके बाद यही वही फार्मूलेज आ गए हैं, एप्सिलॉन एन ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf के, वो जो कि नीचे वैल्यू पुट कर दी है। ए बी साइन थीटा, ए यहाँ पे एरिया है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। बुक के रिलेशन है, खैर मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, इतना तो पता ही होगा, पढ़ के अभी भी आए हुए हैं।
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल विल बी मैक्सिमम व्हेन फ्लक्स थ्रू इट विल बी ज़ीरो। क्यों? फ्लक्स के फार्मूले में अगर मुझे याद है तो वहाँ पे आई थिंक डॉट प्रोडक्ट था, तो वहाँ पे आता है कॉस थीटा। ठीक है, मैं बाकी फैक्टर्स नहीं लिख रहा, सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ कॉस थीटा को। तो जब थीटा 90 होगा, यानी कि इंड्यूस्ड में मैक्सिमम कब होगी? जब फ्लक्स ज़ीरो होगा। फ्लक्स ज़ीरो कब होगा? जब कॉस 90 होगा। कॉस 90 पता है कि उसकी वैल्यू होती है हमारे पास ज़ीरो, जबकि साइन के केस में 90 साइन 90 होता है 1। तो साइन 90 जब यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 आएगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी और जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। इसी तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ज़ीरो व्हेन फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। ये बीच वाले रिलेशंस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रेंज की बात करें कि मैक्सिमम और बिल्कुल ज़ीरो कब होगा, यानी कि ये ज़ीरो से मैक्सिमम के केस की बात हो रही है। तो जब थीटा ज़ीरो के इक्वल होगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगी। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये सारा का सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में बात करें तो कॉस 0 1 होता है, तो जो फ्लक्स होगा उस वक्त मैक्सिमम आ रहा होगा। द करंट इन दी मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज़ जस्ट स्टार्टेड। जब मोटर कोई स्टार्ट होती है तो उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद उसमें से कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्म में निकल रहा होता है। I इक्वल टू वी माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई आर। ट्रांसफार्मर वही जो पहले बताया था मैंने, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं और मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। इफ़ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्ज़, जहाँ तक मुझे याद है आम जो घरों में आ रही होती है लाइट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है AC करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, वो 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ थी। USA में शायद 60 है तो पाकिस्तान में 50 है, इस तरह कुछ करके है। एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है, वो मेरे नोट्स में भी नहीं लिखी हुई थी। ये चीज़ सुनी थी मैंने ये 2014 में ही जब हमारा लेक्चर हुआ था, तो मुझे ये याद है सर ने इसके बारे में बताया था। देन व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा होता, तो फ्रीक्वेंसी उसकी सेम टू सेम ही आएगी, कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज मस्ट बी चेंजिंग, साइनोसॉइडल वे में है। अब इसके साइनोसॉइडल ग्राफ का तो सबको तकरीबन पता ही है। उसके बाद एक और यहाँ पे वर्ड आया हुआ है पल्सेटिंग डीसी ग्राफ। ये तकरीबन कुछ इस तरह का होता है, इस तरह कुछ करके। और जो साटूथ है ये ग्राफ तकरीबन कुछ इस तरह का होता है, यानी जैसे दांत बने हुए होते हैं, ये इस तरह कुछ करके। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। वैसे इनके बारे में आप लोग थोड़ी सी वाकफ़ियत इनसे हो जाएगी आपकी, लेकिन वो होगी जब आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लेंगे और आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, जो कि मोस्टली डिपार्टमेंट्स में सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। लेकिन लैब में शायद आपको फर्स्ट टर्म में इन ग्राफ्स से शायद वाकफ़ियत हो जाए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में जो सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं प्राइमरी से ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी टर्न्स जो होती हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स वो ज़्यादा होती हैं प्राइमरी से, लेकिन करंट सेकेंडरी में कम होता है प्राइमरी की निस्बत। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कम होते हैं प्राइमरी की निस्बत, सेम रिलेशन ही है, और करंट जो है सेकेंडरी के रिलेशन में बढ़ जाता है प्राइमरी की निस्बत। ये सब था चैप्टर 16 के बारे में, सॉरी 15 था हमने किया ना, हाँ 15 के बारे में, सॉरी चैप्टर 15 के बारे में। काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें स्किप हुई होंगी, डेफिनेटली स्किप हुई होंगी। मेरे पास जो जो चीज़ें इस वक्त अवेलेबल थी मैंने उसी की बेसिस पे ये कंपाइल की हुई है पावर जो प्रेजेंटेशंस जो हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें स्किप हुई होंगी। काफ़ी ज़्यादा मटेरियल ऐसा होगा जो आपको बुक से करना पड़ेगा, तो आप उसे बुक से ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि कोशिश की है मैंने एक्सप्लेन करने की चीज़ों को, और काफ़ी हद तक किया भी है। अगर कोई गलती वलती हो गई हो तो उसके लिए माज़रत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये एक एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जिसमें आप लोग सेल्फिश नहीं हो सकते। हाँ, लग रहा होगा आपको कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे चैनल के व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। भले आप वैसे शेयर कर दें, आप डाउनलोड करके उन्हें शेयर कर दें, मुझे कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।